देखिए, हम लोग राउल्स लॉ के बारे में जानेंगे, जिसका यूज हम लोग कोई भी सिस्टम में जब दो लिक्विड मिक्स कराते हैं तो कितना वेपर प्रेशर डेवलप करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग राउल्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो राउल्स लॉ बोले थे क्या कि कोई भी वोलाटाइल सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक। यानी दो वोलाटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो लिक्विड में खुद डिजॉल्व हो जाए तो उसको वोलाटाइल सॉल्यूशन या वोलाटाइल कंपोनेंट कहेंगे। यानी किसी भी वोलाटाइल लिक्विड्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो हमने एक से यहाँ क्लोज कंटेनर ले लेते हैं जिसमें दो कंपोनेंट ले रहे हैं 1 और 2। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर ले लिया, इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, ठीक है। दोनों कंपोनेंट वेपोराइज भी हो रहा है और लिक्विड के भी फेज में रह रहा है। यानी ऐसा कंपोनेंट है कि जो कि वेपर और लिक्विड दोनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर भी कुछ होगा, सेकंड कंपोनेंट का भी होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी होगा, सेकंड कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी हमने माना P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो इसका मोल फ्रैक्शन यानी यहाँ पर x1। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, पहला कंपोनेंट के लिए है इसलिए यहाँ पर x1। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये प्रेशर का टर्म है, यहाँ पर P10, इसको बोलते हैं प्योर कंपोनेंट का ये प्रेशर है और ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा x1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड के लिए फॉर सेकेंड कंपोनेंट के लिए बात करेंगे तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 होगा। यहाँ P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 लिखेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, डाल्टन्स लॉ के अनुसार कोई भी सिस्टम में जितना कंपोनेंट होगा तो जितना कंपोनेंट होगा, मान लीजिए कि दो कंपोनेंट है तो दोनों का अपना अपना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। और डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर है उन सबको यदि ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उस पूरे सिस्टम का प्रेशर हमको फाइंड हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिस्टम में
कितना कंपोनेंट है, तो 2 कंपोनेंट है। तो यहाँ लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू P1 अब प्लस में P2 हो जाएगा। चूंकि 2 कंपोनेंट है तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर मिल जाएगा। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, P1 नॉट x1 प्लस P2 का वैल्यू क्या मिला, P2 नॉट x2। ठीक है, ये मिल गया हमको। और अब जानते हैं कि x1 प्लस x2 ये मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट, ये मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट, और मेरे सिस्टम में 2 ही कंपोनेंट है। दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर मिलता है। इसलिए हम यहाँ पर x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब लिख दिए हम, तब P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट और x1 के जगह पर 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, अब प्लस P नॉट टू x2 लिख सकते हैं। अब P टोटल इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 x2 प्लस P नॉट 2 x2 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको क्या करेंगे कि इधर ला देंगे, P टोटल माइनस P नॉट 1 इज इक्वल टू x2 हमने कॉमन कर लिया, क्या बच गया, P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 ये बच गया। तो यहाँ से x2 का वैल्यू क्या मिल गया, P टोटल माइनस P नॉट 1 बाई P नॉट 2 माइनस P नॉट 1, यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। यदि टोटल प्रेशर के टर्म में है, यदि हम मोल फ्रैक्शन ये क्या है सेकंड कंपोनेंट का हमको फाइंड है, अगर हमको फर्स्ट कंपोनेंट का फाइंड करना है तो कुछ करना नहीं है, मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं रॉल्स लॉ। अब हम लोग इसका रॉल्स लॉ का कुछ कंक्लूजन है वो जानकारी लेंगे। देखिए कुछ कंक्लूजन है रॉल्स लॉ का, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ाई किया है। तो फर्स्ट कंक्लूजन है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। यानी टोटल वेपर प्रेशर को किसी एक मोल फ्रैक्शन में या इसे या तो कंपोनेंट 1 या तो कंपोनेंट 2 में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि P टोटल मेरे पास आया था P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 x2। तो यहाँ से ये जो रिलेशन चल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c पर चल रहा है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो लिनियरली वेरी करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के। यानी जो भी सिस्टम का वेपर प्रेशर है वो लिनियरली वेरी करेगा। लिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन के अनुसार वेरी करेगा। मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन यदि बढ़ेगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो इस तरह से हमने दो वोलाटाइल सब्सटेंसेस, दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखें और उनका वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के टर्म में कैसे रिलेट होता है ये रॉल्स लॉ के अनुसार से सीखें। अब हम देखेंगे
कि मान लीजिए उन कंपोनेंट्स में से एक नॉन वोलेटाइल हो, तो नॉन वोलेटाइल होगा तब उनका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे अब देखेंगे। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए देखेंगे, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, जिसमें सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वही केवल वेपर प्रेशर बना रहा है। तो यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे जिसमें जो सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, एंड सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है। तो केवल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा, सॉल्यूट वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सपोज कर लिया, सपोज P1 इज द वेपर या पार्शियल प्रेशर of solvent, P01 is the pure vapor pressure, जो भी P0 is the vapor pressure of pure component of solvent, X1 is the mole fraction of solvent। तो रॉल्स लॉ के अनुसार पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, इसलिए P1 इज इक्वल टू P01, यहाँ X1 लिखेंगे, केवल यही वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग रॉल्स लॉ का यूज कर रहे हैं दो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, या एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग नॉन वोलेटाइल्स कंपोनेंट्स के लिए कैसे पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा ये हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों के पास दो टाइप्स का सॉल्यूशन मिलेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब दो कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तब सॉल्यूशन बनेगा। यदि सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तभी वो आइडियल होगा। रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब कि जो सॉल्यूशन बना उसका जो भी इंथैल्पी होगा, जो भी हीट होगा मिक्सर का, वो 0 के बराबर होना चाहिए, और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उस मिक्सर का वो भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन आइडियल होगा। When solution obey Raoult's law, then that type of solution known as ideal solution। इसलिए डेल H मिक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल V मिक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का वो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, और चेंज इन एंथैल्पी भी जो होगा यानी हीट
वो भी 0 के बराबर मिलेगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, यानी फॉलो नहीं करने का मतलब ये हुआ कि डेल भी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। ज़्यादा कब होगा? जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा मिलाने के बाद, या जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी घटेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन सॉल्यूशन डू नॉट ओबे Raoult's law, then that type of solution known as non-ideal solution. So del H mix not equal to 0 and del V mix नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो लिखा गया है ऑल दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties, है ना। यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो 4 प्रकार का होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ले लिया वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटर में कुछ हम दूसरे कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, जैसे सॉल्ट, शुगर या कोई भी दूसरे कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उससे कुछ ज़्यादा होगा, या तो 102 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो 100 पर बॉयल होता था, अब 105 मान लिया जाए, 105 पर बॉयल हो रहा है, तो कितना डिग्री का डिफरेंस हुआ? 5 डिग्री का। यानी एलिवेशन कितना डिग्री ऊपर वो भाग गया, तो 5 डिग्री ऊपर भाग गया। तो वही यानी उसी चीज के बारे में पढ़ना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके पढ़ना है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे वाटर को ही ले लें, फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। अगर उसमें हम कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड कर देते हैं तो वो फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, वो और नीचे चला जाएगा, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये सारा चीज़ इसके मोल फ्रैक्शन या मोलारिटी, जो क्या बोलते हैं कि मोलालिटी पर डिपेंड करेगा। इन सभी चीज़ों में मेन फैक्टर मोलालिटी का ही होगा। तो अब हम इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगले क्लास में पढ़ेंगे ब्रीफली, और ये चारों में से कम एक जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा या आ सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे।